सभी को राम राम। मैं यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास एवं विकास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए थे। आज भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की जानकारी प्राप्ति करने के लिए दो स्थितियों पर विवेचना करेंगे। देखेंगे कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है कि नहीं। उन दो स्थिति जो है, एक है पहला आर्थिक विकास, दूसरा है मौद्रिक विकास। अब देखिए, यानी कि अर्थव्यवस्था को पता लगाने के लिए कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका विकास हुआ है कि नहीं, उसके लिए दो स्थिति पर विवेचना करना पड़ेगा। पहला है आर्थिक विकास और दूसरा मौद्रिक विकास। देखिए, आर्थिक विकास क्या है, तो हमारा मान लीजिए कि हमारा जो आर्थिक स्थिति है दयनीय है। क्यों दयनीय है? तो हमारे पास जो भी वस्तु है, जो भी हमारे आवश्यकता की पूर्ति करने वाले जो भी संसाधन है, उसे सही तरीके से उपयोग करने का हमारे पास ढंग नहीं है। तो सबसे पहले आर्थिक विकास करना है, तो हमारे पास जो भी वस्तु हो, संसाधन हो, या हमारे आवश्यकता की पूर्ति करने वाले सारे वस्तुओं को विवेकपूर्ण नियोजित करके, यानी कि इकट्ठा करके समय के अनुसार उपयोग करें, तब हमारा क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। ये हो गया पहला, इसे हम अर्थव्यवस्था का पता लगा सकते हैं। दूसरा है मौद्रिक विकास। मौद्रिक यानी कि रुपया पैसा। आज से कुछ वर्ष पहले जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो किसी भी वस्तु को लेन देन करने में बहुत सारी कठिनाई होती है। अगर आप वस्तु का लेन देन करते हैं तो हम जो वस्तु दे रहे हैं उस वस्तु का मूल्य 30 रुपया है, अगर वो जो दूसरा व्यक्ति अगर हमें उस वस्तु को दे रहे हैं उसका मूल्य 20 रुपया है। अब बताइए कठिनाई होगा कि नहीं? तो उस समय मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। तो पहला यानी कि मौद्रिक, यानी कि पहला हो गया आर्थिक विकास और दूसरा मौद्रिक विकास। अगर ये दोनों कायम हो गया तो जानिए कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, विकास के रास्ते पर चल पड़ी। अब देखिए, उसी के अनुसार तीसरा है समावेशी विकास, यानी कि समावेशी विकास। देखिए, समावेशी विकास। अब देखिए, समावेशी विकास किसे कहते हैं? कह रहा है कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो, यानी कि वैसा विकास जिस विकास से समाज के कोई भी व्यक्ति अछूता न रहे। अगर मान लीजिए सरकार की तरफ से किसी भी तरह की योजना आई या किसी भी तरह की सुविधाएं आई, अगर वो सुविधा का लाभ समाज के सभी व्यक्तियों को मिल जाए, कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि हमें यह सुविधा नहीं प्राप्त हुआ, तो जानिए उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। यानी कि जो विकास समाज के सभी व्यक्तियों के पास हो, उस विकास से कोई व्यक्ति अछूता न हो, तो वह समावेशी विकास कहलाता है। अब देखा था कि प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन ने बताया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालीन, यानी कि बहुत अधिक समय तक किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि होती है। यानी कि सच में अगर हमारा आर्थिक विकास कायम रहा, यानी कि एक मार्ग पर चलता रहा, तो आने वाला भविष्य में हमारा जो देश होगा एक विकसित देश के रूप में होगा और हमारा देश का क्या होगा, राष्ट्रीय आय अधिक हो जाए। तो जिस देश का आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। अब देखिए, आर्थिक विकास के मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता एवं ऊंचा स्तर पर करना, यानी कि किसी भी क्षेत्र हो उसमें क्या करें, उत्तम से चीज, यानी उत्तम वस्तु का उत्पादन करें। ऐसा करें, यानी कि मान लीजिए हमारा जो लक्ष्य है उत्तम रखिए, सर्वश्रेष्ठ रखिए, ताकि हमारे साथ साथ हमारे देश का विकास हो। अब देखिए, श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द यानी कि प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित, यानी कि जो देश आर्थिक दृष्टि से विकसित होता है उसके लिए ग्रोथ शब्द का प्रयोग, वृद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले उर्सुला हिक्स ने प्रयोग किया था। अब देखिए सतत विकास, अगला है सतत विकास। सतत विकास किसे कहते हैं? तो वैसा विकास जो कुछ दिनों तक, यानी कि भविष्य के लिए टिकाऊ रहे, जारी रहे, यानी कि जल्दी समाप्त न हो, उसे हम सतत विकास कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति के घर में या किसी भी परिवार में सब व्यक्तियों का, यानी कि परिवार बनाने वाले सभी व्यक्तियों का आर्थिक जो स्थिति है दयनीय है, कुछ दिनों के बाद कठिन परिश्रम करने के बाद अगर उसके परिवार में किसी सदस्य का अगर नौकरी लगे, जॉब लगे, सही रास्ते पर चला गया, मार्ग पर,
तो उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, उस घर का जो स्थिति है थोड़ा सुधार हो जाएगा। अब सुधार होने के बाद पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा और कुछ दिनों तक के लिए उसका जो स्थिति है क्या रहेगा, हमेशा बरकरार रहेगा, यानी कि खुशी से रहेगा, उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति आसानी से हो जाएगी, किसी भी तरह की समस्या न रहेगी, यानी कि कुछ दिन तक क्या हो जाएगा, जारी। तो वैसा विकास जो भविष्य के लिए टिकाऊ रहे, जारी रहे, जल्दी समाप्त न हो, उसे हम सतत विकास कहते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है कि प्रायः आर्थिक प्रगति के आधार पर आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। अब देखिए आर्थिक प्रगति क्या है, आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, उसके बाद आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि और उसके बाद आर्थिक विकास। अगर तीनों को मिलाया जाए तो सबका अर्थ जो होगा समान होगा। लेकिन देखिए आर्थिक प्रगति, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्थिति जो है दयनीय है, एकदम स्थिति क्या है, दयनीय है, तो अगर उस व्यक्ति की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है तो ये प्रगति यानी कि तो मार्ग बढ़ गया, यानी कि रास्ता पकड़ लिया है, किसके लिए, सुधार के लिए, तो ये आर्थिक प्रगति हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी आर्थिक स्थिति जो है उसमें थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगा और फिर आने वाले भविष्य में, यानी कि जब पूर्ण रूप से दोनों को हो जाएगा, पूर्ण रूप से आवश्यकता की पूर्ति होने लगे, तब उसका क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास हो जाएगा। अब देखिए आर्थिक नियोजन, यानी कि आर्थिक नियोजन के बारे में जान सकते हैं कि जिसके द्वारा आर्थिक विकास है, यानी कि अगर आर्थिक विकास करना है तो सबसे पहले आप नियोजन करिए, इकट्ठा करिए, यानी कि आपके पास जो भी वस्तु है, आपकी आवश्यकता की पूर्ति में होने वाली जो भी संसाधन है, उसे पहले इकट्ठा करके रखिए और समय के अनुसार उपयोग करिए, सेविंग करिए, बचत करिए, तब आपका आर्थिक विकास होगा। उसी के संदर्भ में देखिए भारत सरकार ने भारत में एक योजना आयोग जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाया, यानी कि भारत जो सरकार था, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने एक योजना आयोग का गठन किया। कब, तो 15 मार्च 1950 में। कब, 15 मार्च 1950 को। यानी कि कोई पूछ सकता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। अब देखिए योजना आयोग क्या है, योजना आयोग क्या है, तो योजना मान लीजिए कि आपको कोई भी कार्य करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ना है, तो मान लीजिए कि 10 विषय हो गया, तो आप एक योजना बना लेते हैं कि इतने बजे ये विषय पढ़ने के लिए एक योजना बना लेते हैं अपने, यानी कि पढ़ने के लिए, मान लीजिए अपना लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए। ठीक उसी तरह भारत सरकार ने देश में रहने वाले सभी नागरिकों को हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जरूरतमंदों को पूर्ति करने के लिए एक योजना बनाई, जिसे योजना आयोग के नाम से हम जानते हैं, जो 15 मार्च 1950 को गठन हुआ। अब देखिए क्या कहता है कि भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसका पद यानी कि जो हेड होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जैसे कि वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी है। जब भारत की आजादी मिली, जिस समय स्थापना हुआ था, उस समय इसका पदाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन हमारे बीजेपी सरकार यानी कि भारत में अभी वर्तमान में जो सरकार है, इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग जनवरी 2015 में कर दिया है, जिसका वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। लेकिन जब स्थापना हुआ 15 मार्च 1950 को, उस समय इसका पदाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वर्ष 2014 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। योजना आयोग के तहत कहते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, वर्तमान नीति आयोग का अध्यक्ष यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि हमारे भारत देश के पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन, अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार संसाधनों को भिन्न करके प्रयोग करना, यानी कि इसका मतलब यही है योजना आयोग का कि आपको देश के अनुसार, यानी कि हमारे भारत सरकार जो भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने वाली योजना या किसी भी तरह का लाभ दे रही है, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करे, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करे और अपना विकास करे। अब देखिए भारत में आर्थिक विकास, देखिए उसी तरह भारत अभी तक 10 पंचवर्ष यानी कि 5 वर्ष, यानी कि जो योजना आयोग हुआ यानी कि 5 वर्ष का, यानी कि 5 वर्ष के लिए एक योजना बनेगी, 5 साल का। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, देखिए इसका अवधि जो था 1951 से 56, 1951 से 56, यानी कि 5 वर्ष के। अभी भी हमारे भारत में अगर किसी भी पार्टी की सरकार आती है तो 5 वर्ष तक शासन करती है।
उस 5 वर्ष के लिए अपनी एक योजना बना लेती है कि देश में रहने वाले नागरिकों को हमें कौन सी सुविधा प्रदान करनी है। उसके अनुसार क्या होती है, हमारी आवश्यकताओं की सरकार क्या करती है, पूर्ति करती है। देखिए जैसे योजना ये 5 वर्ष के लिए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 56। पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष के लिए। अब देखिए योजना का गठन हो गया, इसका प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री और इसका आयोग के जो सदस्य होते हैं 8 होते हैं, उनकी संख्या 8 होती है। अब देखिए अगला है अगला कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी। एनडीसी अब देखिए एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका पूरा नाम हो गया एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखिए क्या है राष्ट्रीय विकास, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों की योजना आयोग के विस्तार में सहयोग एवं वातावरण के बनाने के लिए किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। देख लीजिए, अब कोई पूछ सकता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, यानी कि एनडीसी। व्हाट इज एनडीसी? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल करना। इसका जो पदेन सदस्य होता है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसे हम राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। अब देख लीजिए, अब कह रहा है लेकिन बाद में लोगों को सत्ताएं बढ़ती चली गई और उनकी संख्या बढ़ने लगी, यानी कि दिन प्रतिदिन हमारे भारत की जनसंख्या क्या होगी, वृद्धि होने लगी। अब कहता कि छोटे से कस्बों से बढ़कर बड़े बड़े गांव क्षेत्रों मनुष्य और फैलाव होने लगे। इसी स्थिति में मनुष्य की सोच आधार पर विनिमय के एक सामान्य इकाई मुद्रा का प्रादुर्भाव, यानी कि मुद्रा का स्थिति यानी कि विकास। अब वस्तु के बदले में वस्तु नहीं बल्कि वस्तु के बदले में मुद्रा, यानी कि अब मुद्रा का क्या हुआ, विकास हुआ। अब हम वस्तु से वस्तु का लेन देन नहीं करेंगे बल्कि हमें वस्तु की जरूरत है तो आप हमें वस्तु दीजिए, हम आपको पैसा देंगे, किसी भी तरह का झंझट नहीं रहेगा। अब देखा क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगे, कौन, मुद्रा, यानी कि आसानी से खरीद बिक्री करे मुद्रा से। कहता कि सरकार का अभ्युदय और सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास के मुद्रा का चलन होगा, यानी कि जनता का, जब तक यानी कि सरकार, अगर मान लीजिए कोई भी नोट हो गया, अगर सरकार का, भारत सरकार का मोहर ना हो, साइन ना हो विश्व का, तब तक हम उसका मान्य नहीं होगा। और वहीं जब साइन हो जाएगा तो सबके लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि हाँ ये मुद्रा है। उसके बाद लोग अपनी क्या करते हैं, उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। अब देखिए फलतः देश की सरकार आधिपत्य स्थापित बैंकों के निर्माण हुआ, जिसके द्वारा अब आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी से पूर्व ही हमारे भारत में यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ, यानी कि आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ, और वह बैंक जो है यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है। अब देखा था एक व्यक्ति या संस्था दूसरे सत्य संस्था के नाम से जारी करता है और सरकारी अधिपत्य से स्थापित बैंकों द्वारा पैसों का दान किया जाता है। बैंक आज के युग में मानवीय मस्तिष्क के लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा यानी कि कार्य करने लगे, जिसे कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अब देख लीजिए कि यानी कि कंप्यूटर क्या है, देखिए कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है संगणक होता है। कंप्यूटर के हिंदी में हम संगणक कहते हैं। तो कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि बिजली से चलने वाला मशीन है जो किसी भी कठिन कार्यों को यानी कि एक साथ अनेक कार्यों को आसानी से कर सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक। कंप्यूटर के पिता माने कि कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। अब देखिए कंप्यूटर के जो होता है 5 गो पार्ट होता है, कंप्यूटर के 5 पार्ट होते हैं। देखिए पहला हो गया कीबोर्ड, दूसरा हो गया माउस, तीसरा हो गया सीपीयू, उसके बाद वीडीयू, उसके बाद 5वां यूपीएस। अब देखिए कीबोर्ड हो गया जिसमें कुल बटनों की संख्या 101 जिस पर हम टाइप करते हैं।
101। माउस हो गया जिसे तीर के निशान पे क्या करते हैं, हम किसी भी तरह के क्लिक करते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि केंद्र यानी कि मस्तिष्क, सीपीयू यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू कहता है। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि जो कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है। उसके बाद यूपीएस अनलिमिटेड पावर सप्लाई। देख लीजिए कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर कहते हैं यानी कि जो एक साथ कई कठिन कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर। अब देखिए अगला है कि आजकल प्लास्टिक के छोटे से टुकड़े पर इंगित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसों का आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि एक कहता है कि जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना विलंब के बैंक के माध्यम से लेन देन पैसा करता है तो उसे हम कोर बैंक करते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि कोर बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं, कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी, मान लीजिए कि हमारा किसी ब्रांच में, किसी बैंक के ब्रांच में मेरा अकाउंट है, हम चाहते हैं किसी अन्य बैंक में, यानी कि बिना विलंब से, यानी कि जब अपने खाते के पैसा किसी दूसरे खाते में हस्तांतरण करते हैं, भेजते हैं, उसे हम कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं, तो यह ऐसा विधि है, ऐसा प्रणाली है जिसमें एक बैंक के रकम दूसरे बैंक में बिना विलंब से क्या करते हैं, आसानी से एक दूसरे में ट्रांसफर यानी कि हस्तांतरण करते हैं, कि प्रक्रिया कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। अब देखिए उसी तरह कहता है कि किसी भी बैंक के माध्यम से चिन्हित स्थान से किसी समय पैसा निकाल सकते हैं। देख लीजिए यानी कि जिसे, यानी कि डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड। देखिए सारी बिजली से कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर के द्वारा, आज कंप्यूटर का युग है यानी कि टेक्नोलॉजी। देख लीजिए बैंक के जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है उसे हम एटीएम के नाम से जानते हैं। अब देखिए एटीएम क्या है, देखिए एटीएम, देखिए एटीएम इसका हिंदी जो होता है स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम होता है इंग्लिश होता है ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित टेलर मशीन यानी कि यंत्र। अब देखिए एटीएम जो एक प्रकार का मशीन होता है और एटीएम कार्ड होता है। तब कोई पूछ सकता है कि एटीएम क्या है, तो एटीएम जो है यह प्लास्टिक का बना हुआ एक प्रकार के कार्ड है जो बैंक द्वारा खाताधारियों के बीच वितरण करता है। उस कार्ड के माध्यम से एटीएम मशीन में, यानी कि भारत के किसी भी देश में, देश विदेश में जाकर 24 घंटे उस कार्ड के माध्यम से हम अपने खाता के अनुसार जितनी चाहे उतनी रकम आसानी से निकाल सकते हैं, उसे हम एटीएम कहते हैं, जो प्लास्टिक का बना होता है। अब देखिए मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी देख लीजिए कि मुद्रा का विकास की कहानी, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु से वस्तु का लेन देन। अब देखिए विनिमय, इसको देखिए पहले हम जानेंगे विनिमय। देखिए विनिमय क्या होता है, तो विनिमय मतलब क्या, लेन देन। विनिमय किसे कहते हैं, तो लेन देन करने के प्रक्रिया को हम विनिमय कहते हैं। विनिमय दो प्रकार की होती है, एक वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, और दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। हम जान गए कि विनिमय किसे कहते हैं, तो लेन देन करने की प्रक्रिया को हम विनिमय कहते हैं। अब दो तरह के होते हैं विनिमय के, कितने स्वरूप, दो या प्रकार, एक वस्तु विनिमय प्रणाली है, दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तो वह प्रणाली जिसमें किसी वस्तु के बदले में किसी अन्य वस्तु के साथ लेन देन किया जाता है, उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि हमारे घर में देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस के जब चाची उची चाहे कोई भी घर में अगर हमारे घर पर किसी भी तरह के आटा हो या चावल नहीं रहता है तो किसी दूसरे घर से क्या करते हैं, लाते हैं और फिर उनको देते हैं, यानी कि लेन देन, यानी कि वस्तु से वस्तु का लेन देन। यानी कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तब कुछ वर्ष पहले यानी कि वस्तु से ही वस्तु का लेन देन किया जाता था, लेकिन आज मुद्रा का विकास हो गया है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तो वस्तु से वस्तु का लेन देन करने की प्रक्रिया वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मौद्रिक विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तो वह प्रणाली जिसमें किसी वस्तु के बदले, जब किसी कोई व्यक्ति से हम वस्तु खरीदते हैं उसके बदले मुद्रा देना क्या कहलाता है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। आज के लिए बस इतना।